गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे जो हमारी 4th यूनिट चल रही थी उसका बी पार्ट। ए हमने कर लिया है जिसमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट्स, लेंजेस लॉ था, ठीक है। और सी पार्ट भी हमने कर लिया जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ी थी, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर। इन दोनों का टेस्ट हम मंडे को रखेंगे। इसके अलावा जो सैटरडे क्विज़ है आपकी वो मूविंग मैग्नेट्स वाले चैप्टर पर बेस्ड है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना और क्विज़ में सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो हम कर रहे हैं 4th यूनिट का बी पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला है। जब तक रोज़ इसको आप साथ साथ कॉन्टीन्यूसली नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। दिमाग वाला चैप्टर है, आपको अपना इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि लगातार ये जो लेक्चर्स हैं ये डाल के इसको हम 4-5 दिन में ख़त्म करें, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट 4th का बी पार्ट जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है। आपने सुना होगा एसी और डीसी 2 तरीके के करंट होते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की थी बेटे वो डायरेक्ट करंट के बारे में की थी, डीसी के बारे में जो डिस्कस किया था वो हमने डायरेक्ट करंट किया था। द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इज सेल या फिर बैटरी, ठीक है। जो सेल से या बैटरी से हमें करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है, उसको डीसी कहते हैं। अब क्या खासियत होती है डीसी की कि डीसी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर 2 एम्पियर आ रहा है तो 2 एम्पियर ही आता रहेगा, वो चेंज नहीं होता। द मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी करंट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। अब बात आती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। मोस्ट ऑफ द पावर जो हम जनरेट करते हैं और यूज़ करते हैं इवन हमारे घरों में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में। ये जो आपके डैम्स हैं, जो आपके थर्मल पावर स्टेशंस हैं, इन पर जो करंट जनरेट हो रहा है वो कैसा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट? ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, लगातार मैग्नीट्यूड बदलता है, चेंजेस कॉन्टीन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली is called alternating current, ठीक है। क्या कहलाता है? एसी। अब एसी करंट को हम साइन या कॉस फंक्शन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं साइन से या कॉस से? एसी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन, साइन ओमेगा टी, या फिर कॉस फंक्शन। क्यों? ये साइन और कॉस कहाँ से आ गए? तो बेटे मैथ्स में आपने देखा होगा कि जो साइन फंक्शन है वो इस तरीके से वेरी करता है। वैल्यू देखिए साइन फंक्शन की, 0 पे 0 होती है वैल्यू, फिर 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है, 180 डिग्री पे फिर 0 हो जाता है, फिर 270 पे -1 हो जाता है। अगर ये +1 है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाता है? नेगेटिव उतना। और फिर 360 डिग्री पर फिर 0 हो जाता है और उसके बाद फिर रिपीट होता है। तो एसी भी हमारा ऐसे ही है कि अगर मैं मान लूँ कि ये करंट का मैग्नीट्यूड है और ये टाइम है यहाँ पर, तो करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ धीरे धीरे पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, रीचेस 0, और फिर रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाके रीचेस मैक्सिमम, और उसके बाद अगेन रीचेस 0। कॉस जो है उसमें बस ये फ़र्क होता है, ये होता है कॉस।
कॉज होता है 0 पे मैक्सिमम, 0 डिग्री पे मैक्सिमम, है ना, ऐसे ही है ना, 0 पे 1 होता है और फिर 90 पे 0 हो जाता है। तो साइन और कोसाइन फंक्शन ऐसे ही वेरी करते हैं। ये आपका साइन फंक्शन का ग्राफ है और ये आपका कॉस फंक्शन का। तो साइन और कॉस फंक्शन ऐसे ही वेरी करते हैं जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है। तो इसीलिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट को साइन या फिर कोसाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें ये टर्म्स क्या हैं बेटे, यहाँ पर आई जो है, आई इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब जिस टाइम का आप यहाँ वैल्यू रख रहे हो उसी टाइम का करंट। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब पीक वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है करंट की, ये है, ये दिस इज डिनोटेड बाय आई नॉट। ठीक है, ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है और ये नेगेटिव पीक वैल्यू है, ये माइनस आई नॉट होएगी। अगर ये प्लस आई नॉट है तो ये क्या होएगी, ये माइनस आई नॉट होएगी। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई न्यू, है ना, 2 पाई न्यू। और न्यू क्या होता है, 1/t, तो 2 पाई बाई टी भी होता है ओमेगा, क्योंकि न्यू जो होता है 1/t होता है ना। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी का क्या मतलब है, एसी की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में कितने साइकिल्स ऑफ वेरिएशंस कंप्लीट हो रहे हैं। ये देखो बेटे, ये 1 साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद तो फिर रिपीट ही हो रहा है ना। तो 1 सेकंड में ऐसे कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 एसी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, 2 एसी के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। और सपोज 1 सेकंड का पीरियड है, ये इसके लिए भी ये 1 सेकंड है और इस ग्राफ के लिए भी 1 सेकंड है। तो आप देखो जरा, ये 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 1 यहाँ पूरा हो गया, 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3। और ये कितने कर रहा है बेटे, 1 और ये है आधा, है ना, 1.5। इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 1.5। आ रही है बात समझ में। तो 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है वेरिएशन के ऑल्टरनेटिंग करंट, वो क्या कहलाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो, अब वेव फॉर्म देखो, यहाँ पे वेव्स एक दूसरे के करीब हैं, नज़दीक नज़दीक है ना, और यहाँ एक दूसरे से दूर दूर है। तो जहाँ नज़दीक नज़दीक है वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जहाँ दूर है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर कोई आपको कहे कि सिर्फ वेव फॉर्म को देख के बताओ भी किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो सपोज़ ये 2 वेव फॉर्म्स हैं, एक ये और एक ये, तो बताओ दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। हम फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ वेरिएशंस gone through by AC in 1 second, gone through by AC in 1 second। 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है एसी, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ये हमने +1 में भी किया था, वेव्स वाले में HZ से हम डिनोट करते हैं। भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है, जो बिजली हमारे
घर तक पहुंचती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज़। पढ़ा होगा ना आपने, 50 हर्ट्ज़ AC है इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और फिर ओमेगा 2π/T भी है। यहाँ पे T क्या है, व्हाट इज T? T इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ AC। T इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ AC। टाइम पीरियड ऑफ AC। अब टाइम पीरियड क्या है भाई, एक साइकिल पूरा करने, यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म होता है, एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है AC को, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन। तो ऑब्वियसली इसको सिर्फ इतना टाइम लग रहा है, ये है इसका टाइम पीरियड, ये इस वाली वेव का। और इसको कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये इसका टाइम पीरियड है, ये है ना, एक साइकिल पूरा करने में इसको इतना लग रहा है टाइम। तो ये टाइम पीरियड कम है, जबकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी 3 थी और यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा है जबकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू जो होता है इट इज़ 1/T होता है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड उस वेव का कम होगा, और अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो अगर हम टाइम की बात करें बेटे, अगर ये 0 टाइम है और ये एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसको T कहते हैं, टाइम पीरियड। मतलब ये 0 है और ये है आपका T, तो ये वाला क्या होगा आपका, ऑब्वियसली ये होगा T/2। फिर देख लो इस वाली वेव में, देख लो, ओके, नई बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये आपका AC का वेव फॉर्म है, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो 1 सेकंड है। कितना है, 1 सेकंड। ये 0 है, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक पूरा हो रहा है। एक साइकिल पूरा होने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल T। तो ये आधा साइकिल पूरा होने में यहाँ कितना टाइम लगेगा, T/2। और ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचने में ये कितना टाइम, ये वाला कितना टाइम होगा आपका, ये होगा T/4। कितना होगा ये, T/4 पे पहुँचेंगे। ये है 1 सेकंड में इतनी वेव कंप्लीट हुई हैं, 1 2 और ये 2.5 वेव कंप्लीट हुई है 1 सेकंड में। तो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम वेव को समझते हैं, ठीक है बेटे। तो अब थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करें अगर हम AC को, तो जो टर्म्स करंट के लिए यूज़ होती है वही सेम टर्म्स EMF के लिए यूज़ होती है। सपोज ऑल्टरनेटिंग EMF को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ऑल्टरनेटिंग EMF इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे रिप्रेजेंट किया था, I = I0 sin ωt, या फिर I = I0 cos ωt से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सारा का सारा काम sin ωt लेके करेंगे क्योंकि आपकी बुक में sin ωt से है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब देखो, ऑल्टरनेटिंग EMF को रिप्रेजेंट करने के लिए E फॉर EMF, E0 sin ωt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या E = E0 cos ωt। E अगेन क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू EMF की। E0 क्या है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू EMF की। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ओमेगा क्या होता है, 2πν। तो इसको लिखने का एक और तरीका हो गया, ओमेगा की जगह आप लिख दो 2πν, ठीक है। और क्या होता है, ओमेगा 2π/T भी होता है। तो E0 sin ओमेगा की जगह 2π/T × T।
अब देखो बेटे, ये वाला टी और ये वाला टी अलग है। सपोज़ मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड अगर मैं यही करंट लूँ कि 5 सेकेंड बाद जो है करंट की वैल्यू कितनी होएगी, तो आप टी को क्या रखोगे 5 सेकेंड, और कैपिटल टी क्या रखोगे, जो इस वेव का टाइम पीरियड है। ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा कैपिटल टी तो हमेशा जितना भी है। तो दिस इज़ दी अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जैसे हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही अल्टरनेटिंग ईएमएफ। आगे देखो, अब देखो बेटे, डीसी सर्किट्स में क्या होता था, बेसिकली इस तरीके का सर्किट हमने अभी तक पढ़ा है ना। और ये रेजिस्टेंस है कि सोर्स ऑफ ईएमएफ जो होता था वो सेल या बैटरी होता था, और एक सर्किट एलिमेंट लगा होता था रेजिस्टेंस, जो करंट को कंट्रोल करता था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V = IR। अगर हमें करंट कम करना होगा सर्किट में तो हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, और अगर करंट ज़्यादा करना होगा तो रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। तो इन डीसी सर्किट्स द बेसिक करंट एलिमेंट या जो एलिमेंट था, सर्किट एलिमेंट था, वॉज रेजिस्टेंस था, सिर्फ रेजिस्टेंस था, है ना, जिसको हम ऐसे सिंबॉलिकली देते हैं और किससे डिनोट करते हैं, R से। लेकिन एसी सर्किट्स में हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अलावा दो और सर्किट एलिमेंट्स आते हैं। ये हैं, एक तो है आपका कैपेसिटर, ऐसे डिनोट करते हैं ना, कैपेसिटर पहली यूनिट में किया था C से, और दूसरा है इंडक्टर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में आया 4th के A में, कॉइल जिसको हम कहते हैं इंडक्टर। किससे डिनोट करते हैं, L से। ठीक है, कैपेसिटर और ये है इंडक्टर। तो AC सर्किट में वी हैव दीज 3 बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। एक रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, और इंडक्टर भी। अब कैपेसिटर के केस में हमारे पास इक्वेशन होती है I = C dV/dt, और इंडक्टर के केस में याद है आपको सेल्फ इंडक्शन, E = L di/dt। ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं अगर हम डीसी सर्किट में लगाएं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो ब्लॉक ही कर देता है डीसी को। आगे हम पढ़ेंगे क्यों। dV/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो dV/dt तो ज़ीरो हो जाएगा। याद है डिफ्रेंशिएशन, अगर हम कांस्टेंट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, ज़ीरो। मतलब अगर वोल्टेज चेंज होएगी तभी कैपेसिटर जो है वो करंट को प्रभावित करेगा। और वोल्टेज कहाँ बदलती है, एसी सर्किट्स में। कहाँ बदलती है, एसी में। ठीक है, दूसरा देखो, E = L di/dt। di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर सपोज करंट कांस्टेंट कर दूं मैं तो di/dt क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो मतलब अगर सर्किट में इंडक्टर है और करंट नहीं बदल रहा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगी चीज़। तो अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो करंट मस्ट बी चेंज विद टाइम। ऐसी अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो वोल्टेज मस्ट बी चेंज विद टाइम। मतलब अगर सर्किट में हम कैपेसिटर और इंडक्टर लगा रहे हैं तो करंट एंड वोल्टेज मस्ट चेंज विद टाइम। तो ऐसा कौन सा सर्किट होता है, कौन सा करंट होता है जो चेंज हो रहा है, जिसमें ईएमएफ और करंट, वो है अल्टरनेटिंग। तो इसीलिए ये दोनों सर्किट एलिमेंट्स आर यूज्ड इन इसमें एसी सर्किट्स में। ठीक है बेटे, आइए आपको बात समझ में। तो ये बेसिक्स था किसका, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं इसमें। तो इसमें अब दो डेरिवेशंस हैं, एक तो हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की, और एक निकालेंगे आरएमएस वैल्यू। जैसे करंट की एवरेज वैल्यू निकालेंगे ऐसे ईएमएफ की भी एवरेज वैल्यू निकलती है। ठीक है, मतलब ये दो डेरिवेशन जो हैं आज जो हम करेंगे वो एक जैसे, जो जैसे करंट के लिए करेंगे सेम ऐसे ही ईएमएफ के लिए होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
तो बड़े ध्यान से देखना है ये डेरिवेशन, क्योंकि सेम काम ईएमएफ निकालने के लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालने के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये रहा आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहली बात तो ये, सपोज ये ज़ीरो है टाइम और ये है कैपिटल टी टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है टी। तो अगर मैं ओवर द कंप्लीट टाइम पीरियड निकाल दूँ एवरेज, तो ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि पहले हाफ, ये पहला हाफ है, या इसको हम पॉजिटिव हाफ कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव था करंट, नेगेटिव हाफ साइकिल में उतना ही नेगेटिव हो गया, तो एवरेज कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसीलिए हम एवरेज वैल्यू को हाफ साइकिल पर निकालते हैं, या तो ओवर द पॉजिटिव हाफ साइकिल जिसको हम करेंगे 0 से t/2 के बीच में, या ओवर द नेगेटिव हाफ साइकिल जिसको हम करेंगे t/2 से t के बीच में। ठीक है, अगर ओवर द कंप्लीट साइकिल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसीलिए एवरेज या मीन वैल्यू इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर द हाफ साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो। अब देखो डेफिनेशन देखो, द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज that value of steady current मतलब direct current which would send the same amount of charge इन टाइम ऑफ हाफ साइकिल। पता लग गया ना हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ओवर दी हाफ ही एवरेज आएगा, ओवर दी फुल साइकिल तो ज़ीरो आ जाएगा। सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज वुड बी सेंट बाय ऑल्टरनेटिंग करंट। कि एवरेज और मीन वैल्यू एसी की वो वैल्यू होती है स्टेडी करंट की जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भेजता है हाफ साइकिल के टाइम में जो एसी ने भेजना होता है। ठीक है, अब देखो लेट, अब ये डेरिवेशन है आसान सा, सेम डेरिवेशन मीन वैल्यू जब ईएमएफ की निकालेंगे तो हम करेंगे। तो मैं सिर्फ करंट कराऊंगी, ईएमएफ आप अपने आप करेंगे पीडीएफ से देख के। ठीक है, लेट द ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड एज I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। वैसे तो ये करंट लगातार बदल रहा है, अगर हम मान रहे हैं कि ये करंट कांस्टेंट रहा बहुत थोड़े टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, इफ़ वी एज्यूम दिस करंट टू बी कांस्टेंट फॉर small time dt, then the amount of charge, then the small amount of charge sent by it dq is equal to I into dt। याद है ना बेटे, ये देखो I is equal to q by t था, सेकेंड यूनिट में किया था, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी आ जाएगा। तो dt टाइम में I करंट से कितना चार्ज जा रहा है dq, तो ओवर दी हाफ साइकिल कितना जाएगा, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट, चार्ज सेंट ओवर दी हाफ साइकिल Q, क्या करें इस डी क्यू को इंटीग्रेट, और हाफ साइकिल होता है 0 से t/2 के बीच में, ये पॉजिटिव हाफ है, अगर नेगेटिव हाफ लोगे तो वो करोगे तुम t/2 से t के बीच में।
तो ये हो गया आपका डी क्यू हो गया आपका आई इंटू डी टी 0 से t/2। अब आई क्या है बेटे, किसके बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी के, आई नॉट साइन ओमेगा टी 0 से t/2 है ना। अब इंटू डी टी, इसमें से आई नॉट जो है वो बाहर ले लो, ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t/2। साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ टी है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी होता तो यही आ जाता, लेकिन ये सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो यहाँ टी का मल्टीपल क्या है ओमेगा, तो ओमेगा आएगा नीचे डिवीजन में। हो गया इंटीग्रेशन मैथ्स में, नहीं हुई है तो हो जाएगी, इसी तरीके से होती है। इसको बाहर ले लो, q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, माइनस भी बाहर ले लिया, कॉस ओमेगा टी 0 से t/2। अब हम लिमिट पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे लिमिट्स को हम, 0 से माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह पहले t/2 माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह 0 करेंगे तो ओमेगा इंटू 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है बेटे, ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा होता है 2π/t, यही होता है ना। तो अगर हम पुट कर दें q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/2 ये रहा, माइनस कॉस 0, तो t से t 2 से 2 कॉस पाई आ गया। q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई होता है -1, आई नॉट बाय ओमेगा कॉस पाई -1, कॉस 0 1 होता है, ये वाला माइनस, और कॉस 0 होता है 1, -1 और -1 -1 और -1 -2, और -2 को जब माइनस आई नॉट बाय ओमेगा से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और 2 आई नॉट बाय ओमेगा, इतना चार्ज भेज रहा है 2 आई नॉट बटे ओमेगा, इतना। अब सपोज आई, इफ आई मीन, IM इज मीन वैल्यू ऑफ AC, तो कितना चार्ज जाएगा इन टाइम ऑफ हाफ साइकिल, देन चार्ज सेंट इन टाइम ऑफ हाफ साइकिल। तो चार्ज का क्या फार्मूला होता है, करंट कितना लिया है IM गुना में टाइम कितना लेना है हाफ साइकिल। ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। यही किया था ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये जो चार्ज है इट मस्ट बी इक्वल टू दिस चार्ज, यही है ना परिभाषा। तो IM/2 इक्वेटिंग 2/1 इक्वेटिंग 2 and 1, यह आ गया IM गुना T/2 बराबर है 2 आई नॉट बटे ओमेगा। अब देखो इसको यहाँ ले आओ आप, ये हो जाएगा आपका IM इज इक्वल टू 2 आई नॉट बटे ओमेगा गुना 2/t, है ना। ये जो t/2 है इधर आके 2/t हो गया। अब t क्या होता है 2π/ओमेगा, तो अगर हम इसको लिख दें 2 आई नॉट ओमेगा की जगह 2π/t गुना ये रहा t और एक है ऊपर 2, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो IM आया ये आया आपका 2/π आई नॉट। क्या आई मीन वैल्यू, इधर देखेंगे मीन वैल्यू आई 2/π आई नॉट, पाई होता है 3.14। अगर आप 2 को 3.14 से डिवाइड करो तो ये आएगा 0.637 इंटू आई नॉट।
कि ये जो मीन वैल्यू होती है ये कितनी होती है, पीक वैल्यू का 0.637, या परसेंटेज में अगर हम कहें तो 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम निकालेंगे मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको पीक वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज पीक वैल्यू किसी करंट की 10 एम्पियर है, कितनी है, 10 एम्पियर, और वो आपसे पूछे कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितनी होएगी, तो मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.637 ऑफ पीक वैल्यू कितनी है, 10, मतलब 6.37 एम्पियर विल बी द मीन वैल्यू ऑफ करंट। आइए बात समझ में? तो सेम एक्सप्रेशन जैसे हमने एवरेज और मीन वैल्यू का किया है, ऐसे ही हम निकालेंगे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये पीडीएफ में पूरा डेरिवेशन है, वहाँ से देख के आप इसको कर लेना, ठीक है। और अदरवाइज सेम ऐसे ही है। कैसे होगा ये, यहाँ पे हम लिखेंगे दी एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, नहीं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी ईएमएफ विच वुड जनरेट या सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज वुड बी सेंट बाय ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्योंकि अब किसकी निकाल रहे हैं हम, ईएमएफ की निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर लेट दी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड एज, अब करंट की जगह ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटे करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाता है ई बटे आर, याद है आपको, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, है ना, या E इक्वल टू आई आर। तो I क्या हो जाता है, V बटे आर। तो अगर आपने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इतनी ली है तो ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा E नॉट बाय आर, और ये हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। फिर सेम वैसे ही है कि अगर हम मान लें कि ये जो है ये करंट कांस्टेंट रहा फॉर अ स्मॉल टाइम dt, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज गया, स्मॉल अमाउंट, तो I इंटू डी टी। अब I की जगह क्या लिखेंगे, E नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी डी टी। हाफ साइकिल में कितना जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके t/2, I इंटू डी टी, और I की जगह यही रखेंगे, है ना, 0 से t/2 E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। देखो वैसे ही आता जा रहा है। अब बाहर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, E नॉट बाय आर आएगा, उसमें आया था सिर्फ E नॉट, I नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 से t/2 साइन ओमेगा टी। सेम वैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, फिर ये लिमिट पुट करेंगे तो फाइनली क्यू आएगा आपके पास E नॉट बाय आर इंटू t/2, ठीक है, E नॉट